वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीएसएसबी के एक और एग्जाम का मैथ्स पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ एट कंपाउंड इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। कंपाउंड इंटरेस्ट पर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि अपने आप का 3 गुना हो जाती है। मतलब अमाउंट कितना हो गया 3p। प्रिंसिपल तो p है, रेट हमें पता नहीं, टाइम दिया है 4। इसका मतलब हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू p इंटू में 1 प्लस r बाय 100 की पावर t। अमाउंट की जगह कितना आ जाएगा 3p बराबर है p इंटू में 1 प्लस r बाय 100 की पावर टाइम कितना है 4 p से p कैंसिल। अब उन्होंने क्या बोला है, देन इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 81 टाइम्स। 81 टाइम्स का क्या मतलब है, 3 की जगह 81 होना चाहिए। 3 की जगह 81 कर दो, कैसे करेंगे, 3 की पावर 4 होता है 81, तो 1 प्लस r बाय 100 की पावर 4, फिर इस पूरे की पावर 4। जब दोनों तरफ मैंने 4 पावर करी है ना। अब आपको पता होना चाहिए a टू द पावर b की पावर c का मतलब होता है a की पावर b इंटू सी, है ना। ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 4 4 द 16। इसका मतलब 81 होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 16 साल। बस 16 इज द राइट आंसर। Yes, 16 is the right answer. Question number 2. The line chart given below shows the number of boys and girls in school in 6 years. L1 के the difference between the number of boys and girls in all the 6 years. भाई difference between all boys and girls, यहाँ पे boys ऊपर है girls नीचे, जो बॉक्स है वो boys हैं, जो girls हैं वो सर्कल से रिप्रेजेंट हो रही है। तो हम माइनस कर करके देख लेते हैं। 100 माइनस 90 10, 80 माइनस 70 10, 140 माइनस 120 20। अब यहाँ पे गर्ल्स ऊपर आ गई तो माइनस में आएगा 160 माइनस 120 माइनस 40, ठीक है, क्योंकि बॉयज़ नीचे चले गए ना। आप एक तरफ बॉयज़ और एक तरफ गर्ल्स ही रखेंगे। अब यहाँ पे गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज़ कम है, तो माइनस 40 लिखेंगे। फिर बॉयज़ ज़्यादा गर्ल्स कम, 180 माइनस 60 मतलब 120। फिर बॉयज़ ज़्यादा गर्ल्स कम तो 10। अब ये 10 10 20, ये हो गया 40 प्लस में, ये 40 माइनस में, ये तो कैंसिल आउट हो गया। हमारा आंसर आया 130। L1 की वैल्यू आ गई 130। L2 की वैल्यू देखते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन द ईयर y3 एंड y4। y3 में कितने हैं, ये है y3 और ये है y4। सॉरी, ये तो गर्ल्स हो गई ना, ये है y4। तो 140 और 120 का एवरेज कितना होता है, वही 130। तो 130 बाई 130 कितना आंसर आया, 1। 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, वट इज़ द वैल्यू ऑफ 9/12 डिवाइडेड बाई 9/4 ऑफ 2/3 प्लस 30/36। तो देखो क्या है इसमें, सबसे पहले ऑफ बोर्ड मास में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, यहाँ पे ऑफ, इसको सॉल्व करना है सबसे पहले। तो 9/4 ऑफ 2/3 का क्या मतलब है, 9/4 ऑफ 2/3, ये तो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 3/2। अब सॉल्व करते हैं। 9/12 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 30/60। अब ये क्वेश्चन ये है, तो 9/12 इंटू में 2/3 प्लस 60 नहीं है 36 है, तो ये हो गया 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, तो 5/6, 2 6 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 प्लस 5/6 कितना आंसर हुआ। 1/2 को भी 6 में चेंज कर लो, 3/6 प्लस 5/6, 8/6 इज द राइट आंसर, है ना। 8/6 आ रहा है आपका, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। 8/6 का क्या मतलब हो गया, 4/3, वो तो है ही नहीं ऑप्शन। अब हम आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर इज 5/6। 5/6 नहीं हो सकता, यहाँ पे इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है। यहाँ पे इन्होंने इसको मान लिया कि ये कैंसिल आउट होकर 1 हो गया, लेकिन ये 1 नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। आपको मेथड समझ आना चाहिए। 5/6 आंसर नहीं है, आंसर आएगा 4/3, ठीक है। चलिए एक बार और सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या पता कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो हमने। ठीक, ये दोनों पहले सॉल्व होंगे, मतलब 9/12 इंटू में 4 इंटू 3, ये दोनों ऊपर जाएंगे, और 9 इंटू 2 नीचे, प्लस 30/36, 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30, 9 से 9 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल। मेरे ख्याल से इन्होंने ये मान लिया, यहाँ पे इन्होंने ये 2 नहीं देना चाह रहे थे, मतलब ये 1/3 था शायद, तब आंसर आएगा। तब भी नहीं आएगा, तो 1 प्लस 5/6 हो जाएगा। नहीं, पता नहीं कैसे किया है इन्होंने, कुछ गड़बड़ है। तो ये हो गया आपका 1/2 प्लस 5/6,
अब इसको भी अगर मैं 6 बाई मतलब डिनोमिनेटर में 6 लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 3/6 प्लस 5/6, 5 और 3 8, 8/6 मतलब 4/3, 4/3 इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, what is the value of 26/45 into 15/13 minus 33/6 and इंटू में 30/39। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 15 1 15, 15 3 45, 13 1 13, 13 2 26, 33 1 33, 33 3 99, 6 5 30। तो आंसर आया 2/3 माइनस 5/3, कितना हो गया, -3/3, मतलब कि -1 इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं। Yes, -1 is the right answer. Question number 5. S and T together can complete a work in 15 days. They started the work together, but after 5 days, S left the work. If the remaining work is completed by T in 20 more days, then S alone can complete the entire work in how many days? ये क्या कह रहे हैं, S और T मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। समझ लो, S की एफिशिएंसी है S और T की एफिशिएंसी है T, मतलब S एक दिन में S यूनिट काम कर सकता है और T एक दिन में T यूनिट काम कर सकते हैं। तो 15 दिन में दोनों कितना काम करेंगे, 15S प्लस T, ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 days S लेफ्ट द वर्क। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और 5 दिन बाद S काम छोड़ के चला गया। तो 5 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया, 5S प्लस T, इतना काम दोनों ने करा। तो अब काम रिमेनिंग वर्क कितना है, 10S प्लस T, इतना रिमेनिंग वर्क है। अब इस रिमेनिंग वर्क को जो T है वो 20 दिनों में पूरा कर लेता है। इसका मतलब ये बराबर है, B 20 दिनों में कितना काम करेगा, B रोज T यूनिट काम कर रहा है, तो 20 दिनों में कितना काम करेगा, 20T। तो ये दोनों बराबर होंगे ना, जितना काम बचा है T उतना ही तो काम पूरा करेगा। तो 10S प्लस 10T इज इक्वल्स टू 20T। तो ये हो गया 10S बराबर है 10T, 10 से 10 कैंसिल, S इज इक्वल्स टू T। ठीक है, S और T बराबर आ गए। तो अब उन्होंने पूछा है देन S अलोन कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो टोटल वर्क कितना हो गया, देखो 15S प्लस T की जगह भी S डाल दूँ तो ये हो गया 15 इंटू में 2S, ये तो हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क, अब टोटल वर्क को जब मैं S के एक दिन के काम से डिवाइड कर दूँगी, जब मैं टोटल वर्क को S के एक दिन के काम से डिवाइड कर दूँगी तो पता चल जाएगा ना S को कितने दिन लगेंगे। S से S कट गया, आंसर आ गया 30 डेज इज़ द राइट आंसर। अगर ये नहीं समझ आया होगा तो इसको एक बारी और देखना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सुनील सैलरी इज 26% मोर देन अर्जुन सैलरी। मतलब अर्जुन की सैलरी अगर 100 रुपये है तो सुनील की सैलरी है 126 रुपये। इफ़ सुनील सेव्स ₹28224 विच इज़ 56% ऑफ हिज सैलरी, सुनील जो है वो अपनी सैलरी का 56% बचाता है। इसका मतलब 126 का 56% इज़ रिप्रेजेंटिंग 28224। देन व्हाट इज़ द अर्जुन सैलरी। तो अर्जुन की सैलरी कितनी है, अर्जुन की सैलरी कितनी है 100, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू क्या होगी, 28224। पहले तो ये पूरा इधर करके पहले 1 की वैल्यू निकालो, इससे पहले 1 की वैल्यू निकालो। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 28224 इंटू में 100 अपॉन में 126 इंटू में 56। ठीक है, अब आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 को 100 से मल्टीप्लाई, तो इंटू में 100 दोनों तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखो, 6 6 36, पूरा पूरा कट रहा होगा तभी आंसर ऐसा है। 6 के टेबल में यूनिट डिजिट पर 4 कब आता है, 6 4 24, मतलब ये पूरा का पूरा 4 पे कटेगा। तो आंसर क्या आएगा, 40,000। 40,000 इज़ द राइट आंसर। भाई 6 के टेबल में 4 किस पे आता है, आपको ये देखना है। 4 0 तो है ही ना, 1 2 3 4, 4 0 तो सब में है ये 4। बस आपको ये देखना है अब ये 4 2 3 या 5 क्या आएगा। इस पूरे को जब मैं 28224 को 126 इंटू 56 से डिवाइड करूँगी तो 6 6 36, यूनिट डिजिट आ रहा है 6। 6 की टेबल में लास्ट में 4 कब आता है, 6 4 24, 2 पे भी नहीं आता, 6 2 18 होता है, 6 3 12 होता है, 6 3 18 होता है, 6 5 30 होता है। बस बात खत्म, आंसर आ जाएगा 40,000। चेक भी कर लेते हैं। यस, 40,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज एज ऑफ 11 daughters of a family is 21 years. The average age of the daughter and their father and mother is 31 years. If the mother is 9 years older than the father, then what is the age of father? देखो सबकी एज 21 21 21 है यहाँ पर सारी डॉटर्स की,
और अगर मदर और फादर और ऐड कर दिए जाए तो उनकी एज हो गई, उनकी एवरेज एज हो गई 31। मतलब मदर भी 31 की है, फादर भी 31 की है, और जो यहाँ पे 11 डॉटर्स हैं वो भी 31 की हैं, लेकिन हमारी 11 डॉटर्स की एज कितनी है 21। तो यहाँ पे इनको ये 31 कैसे मिल गया, यहाँ से एक्स्ट्रा आ गया। कितना एक्स्ट्रा आया यहाँ से, हर एक लड़की पे 10 साल, 10 × 11 मतलब 110। तो टोटल मदर फादर की टोटल एज कितनी हो गई, 31 + 31 मतलब 62 + 110 कितना हो गया 172। ठीक है, मदर और फादर की एज कितनी हो गई 172। अब उसमें से उन्होंने बोले मदर इज़ 9 ईयर ओल्डर देन फादर। तो अगर फादर एफ है तो मदर की हो गई फादर की एज +9। तो 172 में से 9 गए, कितना बचा 163। 163 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू फादर की एज। तो 2 8 16, 2 1 2, 81.5। 81.5 इज द राइट आंसर। Question number 8. The average speed of y and z are 54 km/h and 55 मीटर/सेकेंड। देखो यूनिट सेम नहीं है, यहाँ पे km/h है, यहाँ पे मीटर/सेकेंड। What is the ratio of the distance covered by them in 1 hour? तो एक घंटे का क्या मतलब है, तो इसको भी आप km/h में निकाल लो तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। ये हो गया 54 रेशो। अब 55 को आप km/h में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई, 18/5 से मल्टीप्लाई, तो 5 11 ज़ा 55, फिर 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, आंसर आ गया 3:11। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लेस G and reaches the place H in 20 hours. He travels 1/7 distance at the speed of 12 km/h and the remaining distance at the speed of 18 km/h. What is the distance between G H? जी और एच के बीच में डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस मान लेती हूँ मैं है 7x, क्योंकि ये 7 से इजी हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है 7x। तो अब आपको इक्वालिटी में तो 20 लिखना पड़ेगा ना, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। पहला डिस्टेंस आपने कितना किया 7x इंटू में 1/7, इतना डिस्टेंस कवर किया कितनी स्पीड पर, 12 किलोमीटर/घंटा की स्पीड पर, प्लस बाकी का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 7x इंटू में 6/7, इतना बचा, अपॉन में कितने की स्पीड पर 18 की स्पीड पर। तो ये भी टाइम हो गया, अब ये भी टाइम हो गया, टोटल कितना टाइम लग रहा है 20 घंटे। कर दो सॉल्व, x/12 + 6x/18 इज इक्वल्स टू 20। 6 1 6, 6 3 18, तो ये हो गया x/12 + 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x/12 इज इक्वल्स टू 20, मतलब कि 5x/12 इज इक्वल्स टू 20। 5 4 20, x की वैल्यू आ गई 12 × 4। और हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछे डिस्टेंस बिटवीन जी एंड डिस्टेंस कितना था 7x। तो आंसर हो गया 12 4 48 इंटू में 7, ये आपका डिस्टेंस है। 8 7 56, जहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है, यही आंसर है। चेक कर लेते, यस 336 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. ऑन एन आर्टिकल द प्रॉफिट अर्नड इज 220% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। उन्होंने बोला एक आर्टिकल पर प्रॉफिट है 220%, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट हो गया 220, तो सीपी कितना हो गया, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 320। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 60%, अब कॉस्ट प्राइस आपका नया कॉस्ट प्राइस हो गया 160 रुपये एंड सेलिंग प्राइस सेम है, तो आपको प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना हो रहा है 160 और 320 में, देखो 160 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो 160/160 इंटू में 100, बस ये हो गया 100%। 100% इज द राइट आंसर। Question number 11. A person lends certain sum of money at the annual rate of 20% on simple interest and the interest received in 4 years is 1,200 less than the sum lent. क्या कह रहे हैं, देखो आपने 20% के सिंपल इंटरेस्ट पर मनी दी थी एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 4 ईयर इज 1,200 लेस देन द सम लेंट। तो पहले तो आप ये देखो 4 साल में आपको मनी कितनी मिली, हर साल 20%, तो 4 साल में कितना मिल गया 80%, और टोटल पैसा कितना होता है हमेशा 100%। और उन्होंने बोला है जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो है 1200, तो मतलब 20% इज रिप्रेजेंटिंग 1200। तो कितना आपने उधार दिया था, उधार आपने दिया था 100%,
100% की वैल्यू हो गई 1200 इंटू में 5, 12 पंजे 60, साथ में 2 0, 6000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा इसको चेक भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ स्कूल देर आर टोटल ऑफ 360 स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इज 7:2। तो बॉयज़ कितने हो गए 360 का 7/9 और गर्ल्स कितनी हो गई 360 का 2/9, राइट, 9 4 द 36, तो 7 4 द 280 हो गए बॉयज़, गर्ल्स हो गई 80। अब उन्होंने पूछा अगर 20 लड़के और आ जाएं तो क्या न्यू रेशो होगा। 20 लड़के आ गए तो ये हो गया 300:80, तो 215 था 2 4 था 15:4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, u is 60% मोर देन v। u is 60% मोर देन v, मतलब v अगर 100 है तो u की वैल्यू कितनी है 160। देन हाउ मच v इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन u, v की वैल्यू कितनी है। अब u से कंपेयर करना है, v की वैल्यू है 60 कम किस पर 160 पर, इंटू में 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 4 4 द 16, 4 25 द 100, 2 2 द 4, 2 3 द 6, कितना आंसर आया 75/2, ये कितना हो गया 37.5%। 37.5% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन bought some pens at the rate of 20 for a rupee and sold them at the rate of 60 for a rupee. What is the profit percentage? देखो एक आदमी ने 20 पेन 1 रुपये में खरीदे, CP कितना है उसका 20 पेन का ₹1 और SP कितना है 16 पेन का ₹1। तो आपको ना यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी सेम करनी होती है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो 16 का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है तो 1 का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1/16, तो 20 का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1/16 गुना में 20, मतलब कि 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 5/4 है ना। तो अब सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 है ना। अब ये दोनों सेम हो गए 20 और 20, तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 5/4 - 1, मतलब कि 1/4 ये हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो, 1/4 इंटू में 1, ये CP वाला 1 इंटू में 100%, 425 द 100, 25% इज द राइट आंसर। 25% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 3 metallic cubes whose sides are 15 cm, 20 cm and 25 cm respectively are melted and converted into a single cube। देखो 3 metallic cubes हैं, उनकी साइड्स है 15 20 एंड 25, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओहो ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल रहे हैं, ये मेटेलिक क्यूब्स है, मतलब एक है 15, एक है 20 वाला और एक है 25 वाला। तो इनकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 15 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब, इन तीनों की वॉल्यूम को अब मिला देंगे तो वो बड़े वाले वॉल्यूम क्यूब की वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोले मेटल का कोई लॉस नहीं हो रहा। तो अब हमें देखना है एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देख लेते हैं। ये हो गया 15 का क्यूब मतलब 5 का क्यूब इंटू में 3 का क्यूब, और 20 का मतलब क्या होता है 5 का क्यूब इंटू में 2 का क्यूब इंटू में 2 का क्यूब। 25 का क्यूब का क्या मतलब है 5 का क्यूब इंटू में 5 का क्यूब, है ना। मैंने बस फैक्टर्स करके साथ में क्यूब क्यूब चिपका दिया। अब 5 का क्यूब सबसे कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इंटू में 2 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये 5 का क्यूब तो हो ही गया, इसको कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 प्लस 125 इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। 5 का क्यूब प्लस कर लो 7 4 11, 11 5 16 का 1 में 216 बन गया, है ना। 7 4 11, 11 5 16 का 1, 6 7 8 9, 9 और 2 11 का 1, ठीक है 216 बन गया इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। 5 का क्यूब इंटू में 6 का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 30 इज इक्वल्स टू एक्स। तो हमारा जो नया क्यूब बना उसकी साइड कितनी है 30 सेंटीमीटर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.02116 डिवाइडेड बाय 4.6। तो देखो आंसर कितना है 46 तो है ही ना,
46 तो है ही, तो इसका मतलब 2116 को जब मैं डिवाइड करूँगी तो 46 तो आ ही रहा है। अब आपको ये देखना है पॉइंट कितने के बाद आएगी। 2116 अपॉन में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 10/46, है ना। तो 46 46 दैट 2116, और कितनी ज़ीरो, 1 2 3 4, 4 बची, 4 के बाद पॉइंट, तो ये आंसर आ गया बी, 0.0046, 0.0046। Question number 17. The length of a diagonal of a quadrilateral is 20 centimeter. The length of the perpendicular drawn on this diagonal from the other two vertices is 4 centimeter. देखो ये क्या कह रहे हैं, एक ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ऐसे मान लो, और ये एक इसका डायगोनल है। एक परपेंडिकुलर यहाँ से गिरा है और एक परपेंडिकुलर यहाँ से गिरा है, ठीक है। इसकी जो डायगोनल की जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, ये पूरा। इस वाले परपेंडिकुलर की लेंथ है 4 और इस वाले परपेंडिकुलर की लेंथ है 16। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, अगर मैं इन दोनों का एरिया, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दूं तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस कितना है 20, इंटू में हाइट कितनी है 4, प्लस हाफ इंटू में बेस कितना है वही 20 और हाइट कितनी है 16। तो हाफ इंटू 20 दोनों में से कॉमन आ रहा है, हाफ इंटू 20 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 4 + 16 20 हो गया। तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ इंटू 20 इंटू में 4 + 16, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, 2 × 10 = 20, 200 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. ₹4,700 is divided among A, B and C such that 4 times of A's share is equals to 5 times of B's share, which is equals to 3 times of C's share. मतलब 4A बराबर है 5B बराबर है 3C, यही बोल रहे हैं। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ B? तो हम इसको एलसीएम से डिवाइड कर लेते हैं। एलसीएम कितना है 60, 4 15 ज़ा 60, 5 12 ज़ा 60, 3 20 ज़ा 60। तो A/B/C आ गया 15/12/20। तो व्हाट इज़ द शेयर ऑफ बी? बी का शेयर कितना है? बी का शेयर कितना हो गया? 12 अपॉन में कितना हो गया? 12 और 15 27, 27 और 20 47, 4700 था, तो ये हो गया 1200। 1200 इज द राइट आंसर। Question number 19. If the average of 20, 24, 23, 19 P and Q is 25, then what is the average of P and Q? देखो इन सबका एवरेज है 25, तो इसका मतलब P भी 25 है, Q भी 25 है, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको ये 25 नहीं दिख रहे, इनकी वैल्यू तो कम है। तो जो यहाँ पर बच रहा है वो किन के पास जाएगा? P और Q के पास जाएगा। तो यहाँ पे कितना कम है? 25 से 20 घटाएंगे, कितना कम है? 5। 24 में 1 कम, 23 में 2 कम, 19 में 6 कम। ये जो जितनी भी वैल्यू यहाँ पे बच गई वो किसके पास जाएगी? P and Q के पास, ठीक है। तो P and Q 25 और 25 तो थे ही, मतलब वो 50 तो हैं ही, और एक्स्ट्रा कितना है इनके पास? 5 और 1 6, 6 6 12 और 2 14, 14 और एक्स्ट्रा है P और Q के पास, P + Q, ये कितना हो गया 64। अब एवरेज बोले तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 32। P और Q का एवरेज हो गया 32, 32 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. इफ़ वी कैन डू 12.5% ऑफ वर्क इन 9 days, 12.5 का मतलब होता है 1/8। वी जो है वो किसी काम का 1/8 पार्ट 9 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? मतलब पूरा एक काम कितने दिन में करेगा? 8 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, 9 × 8, 9 8 ज़ा 72 डेज में, बात खत्म। 72 इज़ द राइट आंसर। यस, 72 इज़ द राइट आंसर। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो यू मे ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप @maths_PS1। देखिए आप जो है DSSB ने बहुत सारी वैकेंसीज निकाल दी है, तो उनको क्रैक करने का सबसे इजी मेथड क्या है और सबसे इफेक्टिव एफिशिएंट मेथड जिसको हम बोलेंगे, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स करना शुरू कर दो, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। Thank you. Keep learning, keep practicing.